गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग ट्रैफिक पे बात करेंगे। जो देश में बहुत तहलका मचाई हुई है, बहुत ही भीषण दुर्घटना घटी है, जो ट्रेन हादसा उड़ीसा में हुआ है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ट्रेन में हादसा कैसे हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या हुआ, इन सबों पर विचार किया जाएगा। तो प्रश्न आइए हम लोग देख रहे हैं। उड़ीसा, ओडिशा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो इसको देखने से पहले थोड़ा आप मैप देखिए। पहले मान लीजिए भारत है, तो यहाँ उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो हमको पढ़ना है उड़ीसा से संबंधित, क्योंकि रेल हादसा इसी जगह हुआ। अब रेल हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में देखिए। हाँ, इसको देखने से पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए। जिसे जो रेलवे है, यह पूरे भारत में रेल की जाल बिछी हुई है, मतलब रेल की पटरी बिछी हुई है। अब पूरे भारत में रेल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे है, तो देखिए, रेल मंत्री होता है। रेल मंत्री क्या करता है, पूरे देश में जहाँ मतलब रेल है, उस पर उसका अधिकार होता है, वही देख रेख करता है। अगर मान लीजिए दुर्घटना यहाँ हो रही है उड़ीसा में, तो रेल मंत्री पकड़े जाते हैं, उनसे सवाल जवाब होता है। तो अब एक व्यक्ति रेल मंत्री है, अब वह पूरे देश को तो संभाल नहीं पाएगा, तो रेल मंत्री की सहायता के लिए भारत में रेलवे को जोनों में बांटा गया है। रेलवे जोन में बांटा गया है। तो कुल मिला के 19 रेलवे जोन हैं। 19 रेलवे जोन। अब आप समझिए, पूरे भारत में 19 लोग कैसे पूरे रेल को नियंत्रण कर सकते हैं। तो इनको डिवीज़न में बांट दिया गया। डिवीज़न, भारत में 70 डिवीज़न हैं। अब 70 लोग पूरे भारत में तो रेल को नियंत्रित कर नहीं पाएंगे। इनकी मदद के लिए स्टेशन मास्टर हो गया। यानी इतनी बात समझ में आ गई होगी। पूरा जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में जो ट्रेन की पटरी पूरे भारत में फैली हुई है, उसकी देख रेख के लिए रेल मंत्री होता है। अब रेल मंत्री की सहायता करने के लिए रेलवे जोन है। भारत में कुल 19 रेलवे जोन हैं। अब 19 रेलवे जोन को मदद करने के लिए डिवीज़न में बांटा गया है। यह 70 डिवीज़न है, और 70 डिवीज़न की मदद के लिए स्टेशन मास्टर को रखा गया है। यानी यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही है, तो ट्रेन जो दुर्घटना होती है, वो तो किसी स्थान पर होती है, वहाँ पर तो रेल मंत्री या रेलवे जोन का जो जीएम होता है, ये तो होते नहीं है लोग, लेकिन जवाब देना पड़ता है रेल मंत्री को। अब हुआ क्या कि जो उड़ीसा है, ओडिशा में एक जिला है जिसका नाम है बालासोर जिला। बालासोर जिला उड़ीसा राज्य में बालासोर जिला है। और बालासोर जिला में रेलवे स्टेशन का नाम है बहनगा। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य में एक जिला है बालासोर। उस बालासोर जिला में रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था बहनगा। इसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो यह ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर 4 पटरियाँ बिछी हुई थी। 4 पटरी नीचे का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 पटरी बिछी हुई थी। अब देखिए, यह जो 4 पटरी है, तो यह इस तरह जुटी रहती है। आगे भी इस तरह निकल जाएगी। तो बीच वाली जो पटरी है, इसको कहा जाता है मेन लाइन।
और ऊपर वाली और इस साइड वाली, इसको कहा जाता है लूप लाइन। यानी जो बीच में दो पटरी है यह मेन लाइन है, ऊपर वाली लूप लाइन है और नीचे वाली भी लूप लाइन है, लूप लाइन है। अब मेन लाइन में जो महत्वपूर्ण ट्रेन है जिनको आना जाना बहुत ही ज़रूरी है उनको चलाया जाता है, जैसे इसमें एक्सप्रेसवे चलती हैं। और लूप लाइन जो होती है उसमें कम महत्व की ट्रेन जैसे में मालगाड़ी इस साइड आके खड़ी हो जाती हैं। तो थोड़ा समझिए, अगर मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है तो किस लाइन पर जाएगी, इसके लिए यहाँ पर एक लगा रहेगा सिग्नल। इस सिग्नल से उसको मतलब इशारा मिलेगा कि इस रेल को हम किस लाइन पर ले जाएं, लूप लाइन पर ले जाएं कि मेन लाइन पर ले जाएं। तो अधिकांशतः मेन लाइन पर एक्सप्रेसवे जाती है और लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी होती है। हुआ भी ऐसा, उड़ीसा में बालासोर जिला जो बहनगा स्टेशन है वहाँ पर भी 4 लाइनें थीं, एक ऊपर लूप लाइन, नीचे भी लूप लाइन और बीच में जो दोनों थी वो मेन लाइन थी। और इससे मान लीजिए कोई ट्रेन जा रही है तो सिग्नल का इशारा पाके वह किस लाइन पर जाएगी उसको इशारा मिलता है। इधर से भी कोई आएगी तो यहाँ भी सिग्नल लगा रहेगा। हुआ क्या कि यहाँ पर उड़ीसा में 3 ट्रेन टकराई हैं। 3 ट्रेन में एक ट्रेन का नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस, देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस कलकत्ता से कोरोमंडल के लिए आ रही थी। और एक ट्रेन था जिसका नाम था बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पर जो 3 ट्रेन का टक्कर हुआ है। एक ट्रेन का नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो आ रही थी कलकत्ता से कोरोमंडल के लिए, एक का नाम है बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो बंगलुरु से कलकत्ता के लिए जा रही थी। अब हुआ क्या कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस मान लीजिए इस लाइन से आ रही थी, अब यहाँ पर उसको कुछ गलत सिग्नल मिला, जिस सिग्नल की वजह से वह एक्सप्रेस है, देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस और बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, यह दोनों यात्री ट्रेन हैं। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कलकत्ता से कोरोमंडल के लिए आ रही थी उसको यहाँ सिग्नल में जो भी समस्या हुई हो, कुछ गलत इशारा मिला, इस ट्रेन को जाना चाहिए था मेन लाइन से, वह घूम गई लूप लाइन पर। और जब लूप लाइन पर घूमी तो यहाँ पर मालगाड़ी पहले से खड़ी थी और इसकी स्पीड थी 127 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए 127 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर कोई ट्रेन आ रही है और किसी खड़ी ट्रेन पर टक्कर मारेगी तो जाहिर सी बात है नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अब यह कोरोमंडल एक्सप्रेस आई, उसको जाना था मेन लाइन पर, वह मेन लाइन में न जाके सिग्नल में जो भी गड़बड़ी रही हो उसकी वजह से वो आ गई लूप लाइन में। अब लूप लाइन में पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी, वह आके उसको टक्कर मारी। टक्कर इतना बेजोड़ हुआ कि इसमें जो डिब्बे होते हैं वह बिखर कर इस लाइन पर भी फैल गए, मतलब डब्बा टूट गए और जाके इन लाइन पर बिखर गए। और जब इन लाइन पर बिखर गए डब्बा, उसी समय बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आई जो इस साइड से जा रही थी मेन लाइन से। कितनी बात समझ में आ गई होगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस कलकत्ता से कोरोमंडल के लिए आ रही थी, गलत सिग्नल की वजह से वो आ गई लूप लाइन में और लूप लाइन में पहले से खड़ी थी एक मालगाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर बहुत भयावह था जिससे डब्बा छटक के इन लाइनों पर बिखर गए। इन लाइनों पर बिखर गए डब्बा जब, उसी समय इधर बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो बंगलौर से कलकत्ता जा रही थी वह आ गई। बीच रास्ते में डब्बा बिखरे हुए थे, इससे यह ट्रेन भी क्षतिग्रस्त हो गई, कोरोमंडल एक्सप्रेस वे भी क्षतिग्रस्त हो गई और जो मालगाड़ी थी वो तो क्षतिग्रस्त हो ही गई। तो एक्सीडेंट इस तरह हुआ। अच्छा, अब देखिए यह एक्सीडेंट हो गया जब, तो आपको स्थान याद रखना है, राज्य उड़ीसा, जिला बालासोर और बहनगा रेलवे स्टेशन का नाम है। और हम आपको इधर बताए हैं कि जोन में बांटा गया है, जोन को फिर डिवीज़न बांटा गया है, डिवीज़न को फिर स्टेशन मास्टर को बांटा गया है। यह जो
सिग्नल है और यह जो सिग्नल है इसके बीच जो है 4 लाइन है, इसकी जिम्मेदारी होती है किसकी? स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर की इशारा से ही कौन सी ट्रेन किस लाइन पर जाएगी यह व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही हो तो जो भारत में ये ट्रेन दुर्घटना हुई इससे बचने के कुछ उपाय हैं। देखिए बचने से उपाय क्या है? वर्तमान समय में भारत में इंटरलॉकिंग प्रणाली है। इंटरलॉकिंग प्रणाली या सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम, इससे पहले भारत में मैनुअल सिस्टम था। मैनुअल सिस्टम और बचने से एक है कवच सिस्टम। कवच सिस्टम तो देखिए भारत में, पूरे भारत में जो ट्रेन की जाल बिछी हुई है, अभी जो यह कवच सिस्टम है यह पूरे भारत पर लागू हो नहीं पाया है। इंटरलॉकिंग सिस्टम यह पूरे भारत में लगभग लागू हो गया है। इसके हिसाब से ट्रेन को नियंत्रित किया जाता है या ट्रेन की सुरक्षा की जाती है। मैनुअल सिस्टम जो है यह आज से 20-25 साल पहले यह सिस्टम चलता था। तो हम लोग बारी बारी से इन सबको देख ले रहे हैं। और इधर तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, रेलवे का प्रमुख रेल मंत्री 19 जोन में भारत में है, 19 रेलवे जोन। इन 19 रेलवे जोन की सहायता के लिए डिवीज़न बांटा गया है, 70 डिवीज़न। और डिवीज़न को सहायता करने के लिए स्टेशन मास्टर होता है। इस तरह करके व्यवस्था चलती है। स्टेशन मास्टर के जिम्मे क्या क्या होता है? यह जो सिग्नल है, यह जो सिग्नल है, इसके बीच में जो ये 4 ट्रैक है, इसी बीच में किस ट्रेन को किस रास्ते से जाना है यह जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत में वर्तमान समय में लमसम 7000 रेलवे स्टेशन हैं। तो हम इधर लिख दे रहे हैं रेलवे स्टेशन की संख्या 7000 है। भारत में वर्तमान समय में रेलवे स्टेशन की संख्या 7000 है। अब यह ट्रेन दुर्घटना हुई, यहाँ पर हुई, कैसे हुई? अब इससे बचने के क्या उपाय हैं? तो आज से करीब 20-25 साल पहले मैनुअल सिस्टम होता था। मैनुअल सिस्टम का मतलब आप यही समझ लीजिए कि देखे होंगे कि रेल की पटरी पर ठेला नुमा चलता था, उस पर स्टेशन मास्टर बैठा रहता था, अपनी आंख से जाके निरीक्षण करता था और आके यहाँ सिग्नल के माध्यम से ट्रेन को किस पटरी पर कैसे जाना था यह व्यवस्था करता था। तो यह तो मनुष्य स्वयं जाके करता था। यह जो इंटरलॉकिंग सिस्टम हो गया, इसमें 3 भाग को आपको याद रखना है। इंटरलॉकिंग सिस्टम में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक है पॉइंट, दूसरा है सिग्नल और तीसरा जो है ट्रैक सेसिंग डिवाइस। ट्रैक सेसिंग डिवाइस यानी जो वर्तमान समय में व्यवस्था चलती है इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम यही है कि यह 3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। जो पॉइंट है इसका इशारा जब मिलता है तो क्या होता है? ट्रेन अपनी पटरी बदल देती है। ट्रेन पटरी बदलती है, यानी इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो पॉइंट है इसके इशारा पर ट्रेन क्या करती है? अपनी पटरी बदल देती है। यह जो सिग्नल है इसमें 3 कलर होते हैं, लाल, हरा, पीला। यदि सिग्नल पर लाल बत्ती जले तो ट्रेन रोकने का इशारा है, हरा बत्ती जल रही है तो ट्रेन जाने का इशारा है, पीला बत्ती जली है तो मान लीजिए कोई ट्रेन रुक गई है, अगर पीली बत्ती जल जा रही है तो उसको स्टार्ट यानी मतलब चलने के लिए इशारा करता है। तो यह सिग्नल समझ में आ गया होगा। लाल रोकने के लिए, हरा चलने के लिए और पीला जो होता है मतलब तैयार होने के लिए हो जाती व्यवस्था। तो पॉइंट में ट्रेन क्या करती है? पटरी बदल देती है।
सिग्नल में रुकना है कि चलना है कि क्या करना है, यह व्यवस्था हो जा रही है। ट्रैक सेंसिंग डिवाइस में क्या होता है कि पटरी पर ट्रेन है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। तो पटरी पर ट्रेन का पता लगाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, जो मैनुअल सिस्टम था, हम बताए हैं मैनुअल सिस्टम में स्वयं देखे होंगे 20 साल पहले कि जो रेल की पटरी होती है उस पर ठेला नुमा चलता था, छतरी लगी होती थी, उसमें रेल के कर्मचारी बैठे रहते थे, जाके पटरी का निरीक्षण करते थे। मतलब पटरी का निरीक्षण हो जाता था तो उस हिसाब से आकर यहाँ झंडी दिखाते थे, लाल हरी पीली जो भी दिखाना रहता था, और ट्रेन को किस पटरी पे जाना है यह जिम्मेदारी इस हिसाब से सिस्टम से चल रही थी। वर्तमान समय में भारत में 7000 रेलवे स्टेशन है, जिसमें 100 से कम रेलवे स्टेशन पर आज भी मैनुअल सिस्टम से ही व्यवस्था चलती है। और शेष जो बच रहे हैं, 100 छोड़ के शेष जो बच रहे हैं, सब पर इंटरलॉकिंग सिस्टम है। यानी ये जो दुर्घटना हो रही, कहीं ना कहीं इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई होगी, तब यह दुर्घटना हुई। तो अब इंटरलॉकिंग सिस्टम जब आ रहा है तो आपको ध्यान देना है, इसमें 3 बिंदु याद रखना है। पॉइंट, सिग्नल, ट्रैक सेंसिंग डिवाइस। तो पॉइंट के अंतर्गत ट्रेन पटरी बदल देती है, सिग्नल के अंतर्गत लाल हरा पीला इशारा दिया जाता है, रुकना है, चलना है कि क्या करना है, और ट्रैक सेंसिंग डिवाइस के अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि जो आगे ट्रेन है, मतलब पटरी है, उस पर ट्रेन है या नहीं। यह बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यह जो कवच सिस्टम है, यह कवच सिस्टम को आप बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। यह कि मान लीजिए इधर से कोई ट्रेन जा रही है, इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है। अच्छा, यह जो कवच सिस्टम है यह स्वचालित है। यह स्वचालित है मतलब यह अपने आप चालू हो जाएगा। समझिए, ये जो ट्रेन मान लीजिए इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। अब जो ट्रेन का ड्राइवर लोको पायलट होता है, बाई चांस मान लीजिए वो सो गया है या ध्यान नहीं दे रहा है, ट्रेन की स्पीड बढ़ी हुई है, यह दोनों ट्रेन आपस में आ रही हैं, तो जो कवच सिस्टम है इसके अंतर्गत इन ट्रेनों में स्वयं अपने आप ब्रेक लग जाएगा और यह ट्रेन की गति धीमी हो जाएगी। यही है कवच सिस्टम। तो मुझको लग रहा है कवच सिस्टम क्लियर हो गया होगा। यह तीनों सिस्टम क्लियर हो गए होंगे। वर्तमान समय में इंटरलॉकिंग सिस्टम से काम चलता है, ट्रेनें चलती हैं। इससे पहले मैनुअल सिस्टम से चल रहा था। यह जो कवच सिस्टम है, यह पूरे भारत में जो ट्रेन की पटरी बिछी हुई है, हर जगह अभी ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। यह व्यवस्था क्या है, बस आपको इतना याद रखना है, यह स्वचालित है। मान लीजिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। इन दोनों ट्रेन के लोको पायलट जो ड्राइवर है, मान लीजिए बाई चांस सो गए या ध्यान नहीं दिए और ट्रेन की स्पीड तेज़ है, यह दोनों आपस में आ रही हैं, लड़ने की संभावना लग रही है, तो ऐसी स्थिति में यह स्वयं ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा और ट्रेन की गति स्लो हो जाएगी, ट्रेन खड़ी हो जाएगी। तो यह है कवच सिस्टम। तो यह जो कवच सिस्टम है, यह अभी पूरे भारत में व्यवस्था नहीं थी। अगर शायद कवच सिस्टम की व्यवस्था उड़ीसा में रही होती तो हमको लगता है कि यह दुर्घटना नहीं होती। अब आप इसको देखिए कि जो एक कवच सिस्टम है, इसकी शुरुआत 4 मार्च 2022 को 4 मार्च 2022 को 4 मार्च 2022 को दक्षिण मध्य रेलवे जो दक्षिण मध्य रेलवे जोन है, वहाँ पर इसकी कवच सिस्टम जो है इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही हो तो हम इधर स्क्रीनशॉट अगर कुछ लेना तो लीजिए, मिटा के इधर हम समझा रहे हैं कि यह हम लिख रहे हैं दक्षिण मध्य रेलवे, ये सब क्या है, ठीक। देखिए दक्षिण, आप इधर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर ये भारत है तो इसमें क्या है, रेलवे को जोन में बांटा गया है।
अब इस तरह अगर हम इसको जोन में बांटेंगे तो ऊपर उत्तर रेलवे जोन है, नीचे दक्षिण रेलवे जोन है, बीच में दक्षिण मध्य रेलवे जोन है। तो जो यह दक्षिण मध्य रेलवे जोन है, यहीं पर सबसे पहले कवच सिस्टम को सफलतापूर्वक किया गया। कवच सिस्टम सफल भी हुआ। जो दक्षिण मध्य रेलवे है जोन, यहीं पर किया गया था। स्थान का नाम आपको याद रखना है, गुल्ला गुड्डा चित्ता गिड्डा। गुल्ला गुड्डा चित्ता गिद्दा, स्थान याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले कवच सिस्टम कहाँ, किस जोन में स्टार्ट किया गया था? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन में, यानी यहाँ पर। अच्छा, किन दो स्थानों के बीच इसको चलाया गया? तो गुल्लम गुड्डा और चित्ता गिद्दा, दो स्थानों के बीच कवच सिस्टम चलाया गया। ये सफल भी हुआ, लेकिन थोड़ा खर्चीली प्रणाली है। इतना जल्दी पूरे देश में इसको लागू करना सही नहीं है, समय लगेगी। अब देखिए कब तक ये लागू हो जा रही है। अगर यह सिस्टम यहाँ पर उड़ीसा में लागू रहा होता तो शायद इतना बड़ा रेल दुर्घटना नहीं हुई होती। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो रेलवे की दुर्घटना यहाँ घटी है उड़ीसा में, यह किस रेलवे जोन के अंतर्गत आ रही है? तो देखिए अगर हम इसको इस तरह देख रहे हैं तो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत ये आ रहा है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। मुझको लग रहा है कि बात समझ में आ गई होगी। बस, जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ किस जोन के अंतर्गत था? दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत था। अच्छा, इस हादसे से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे में मैनुअल सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम, कवच सिस्टम। मैनुअल सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, मतलब रेल की पटरी पर ठेला से नुमा चलता है। व्यक्ति खुद जाके अपने आँख से निरीक्षण करता है और स्टेशन पर आके झंडी दिखा के ट्रेन को किस पटरी पर कैसे जाना है यह निर्धारित करता है। यह रेलवे की सुरक्षा के लिए किया गया उपाय है। इसके बाद वर्तमान समय में इंटरलॉकिंग सिस्टम है। यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट सिग्नल ट्रैक सेसिंग डिवाइस, पॉइंट के अंतर्गत ट्रेन पटरी बदल देती है। सिग्नल के अंतर्गत लाल हरा पीला रंग का इशारा होता है। और ट्रैक सेसिंग डिवाइस के अंतर्गत देखा जाता है कि आगे जो पटरी है उस पर ट्रेन खड़ी है या नहीं है। एक कवच सिस्टम जो है, इस कवच सिस्टम के अंतर्गत यह स्वचालित है, यानी ट्रेन के ड्राइवर सो भी जा रहे हैं तब भी यह ट्रेन मतलब एक्सीडेंट होने से पहले स्वयं ब्रेक लगेगा और ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो थोड़ा सा जो कवच सिस्टम है इसको देख लीजिए। हम इधर मिटा दे रहे हैं। यह जो कवच सिस्टम है विश्व के अन्य देशों में यह लागू है। 1 किलोमीटर में यदि कवच सिस्टम को लागू करना है, व्यवस्था बनानी है, तो 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। भारत में 1 किलोमीटर में कवच सिस्टम बनाने के लिए 50 लाख रुपए का खर्च आता है। अब विश्व की तुलना में भारत में व्यवस्था तो जाहिर सी बात है सस्ती है। अगर यह व्यवस्था सफल हो जाती है तो हो सकता है भारत विश्व में अन्य देशों को भी यह कवच सिस्टम व्यवस्था मतलब मुहैया करा सके, जिससे उनके यहाँ भी ये जो रेल दुर्घटना हो रही है वह न हो। मुझको लग रहा है कि हाँ, एक पॉइंट और, ये जो ट्रेन हादसा हुआ है इसका तारीख याद रखिएगा, 2 जून 2023 शुक्रवार। जो जून 2023 दिन शुक्रवार था जिस दिन यह ट्रेन हादसा हुआ। तो हमको लग रहा होगा कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।